नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने जो 7 आदतें हैं सुखी वैवाहिक जीवन की, उसमें से स्वभाव और संवाद, इस दोनों के बारे में चर्चा की। अभी बची हुई जो 5 है उसमें से मैंने पहले बताया कि संभोग के बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। बची 4 आदतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वभाव और संवाद के बाद में आता है तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्वास्थ्य, हेल्थ ऑफ बोथ द पार्टनर्स। स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों ने स्वस्थ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। ये मैंने जानबूझ के लिया है। नहीं तो शुरुआत में जब मैंने ये पूरा सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में जब सोचा था, तब मैंने सिर्फ 3 ही बारे में सोचा था, 3 घटकों के बारे में ही सोचा था कि स्वभाव, संवाद और संभोग। लेकिन मुझे ध्यान में आया कि तीनों, स्वभाव, संवाद के बाद में संभोग, इसके लिए बाकी की भी 2-3 चीज़ें और आवश्यक है और वो लोगों को समझना ज़रूरी है। और उसमें से एक बहुत अहम जो आदत है वो स्वस्थ रहने की आदत। अब कोई स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे कौन सी बीमारी होगी कौन सी नहीं होगी ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे बीमारी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या क्या करना चाहिए ये तो मेरे हाथ में है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर आप सवेरे उठ जाइए, यंग लोगों को मेरी सलाह है 5:30, 6, 7 बजे तक उठ जाइए और बाहर निकलिए, घूमने निकलिए, मॉर्निंग वॉक जिसको बोलते हैं। आप क्या देखोगे कि सभी 50-60 साल की उम्र के या 40-50 की उम्र के लोग ही आपको टहलते हुए, रनिंग करते हुए या जॉगिंग करते हुए दिखेंगे। यंग लोग नहीं दिखते, ज़्यादा हो गए, बहुत कम। तो लोगों को क्या लगता है कि शायद मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज में 40-50 साल का हो जाऊंगा तभी करना है, बट ऐसा नहीं है ना। जबकि बॉडी बिल्डिंग या अच्छी बॉडी आप जब यंग हो तभी से आपने शुरू करना चाहिए। हमेशा बोलते कैच देम यंग, कोई भी चीज़ों में। तो एक्सरसाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लोग आते पूछते डॉक्टर साहब अच्छा सेक्सी रहने के लिए क्या करना चाहिए कि सेक्स मेरा काफ़ी देर तक टिके, मेरे आयु में रहे। तो या मर्द आते बोलते टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर बढ़ा हुआ है नॉर्मल लिमिट में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सो अच्छा रहना चाहिए, इसलिए खुद को फिट रखिए और फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो लोग नहीं करते। और हमने देखा है बहुत बार, हमारे जो पिछले एपिसोड हुए थे कि एल्डरलीज लोग में, अदर उम्र के लोगों में डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिसीजेज, थायराइड, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नाना प्रकार की बीमारियां होती है। तो ये बीमारी भी अगर होती है तो ये बीमारी हो गया यानी सेक्स खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये बीमारी को कंट्रोल में रखना, बचाना, सबसे पहले तो बीमारी नहीं होना चाहिए करके फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। लेकिन बीमारी हो गई तो वो कंट्रोल में रहे, उसका जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और वो कंट्रोल में रहे। ट्रीटमेंट के साथ साथ में एक्सरसाइजेस भी शुरू करे, डाइट कंट्रोल भी शुरू करे, मोटापा न आए, इसके लिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए। स्वास्थ्य की कोई हमारे क्या होता है, हमने देखा था डायबिटीज़ के बारे में कि लोग उसकी केयर ही नहीं करते। बोलता है ठीक है, उसके जांचेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं करना चाहिए। जिसको हम बोलते हैं कि हेल्थ सीकिंग एडवाइस, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, वो भी होना चाहिए कि मुझे कुछ होता है, मुझे मन में डाउट है तो मैंने तुरंत जाके डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ये भी स्वास्थ्य की एक निशानी है, क्योंकि आप जितने जल्दी जाओगे उतने जल्दी ठीक हो जाओगे, जितने जल्दी ठीक हो जाएंगे उतना आनंद रहेगा। तो स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमने नकारना नहीं चाहिए। इसलिए मैं 40 साल का हो जाऊँगा उसके बाद में मैं घूमने जाऊंगा, ये छोड़ दीजिए। आज मेरा ये एपिसोड देखने वाले अगर एडोलसेंट से लेके यानी 15-16 साल की उम्र के किशोर वयीन लड़के लड़कियां हो या युवक युवतियां हो या 35-40 साल के बाद के स्त्री और पुरुष हो, सबने ये जानना चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहेगी तो आपका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं तो एक आधा कपल में क्या होता, मैंने कपल में क्यों लिया है कि एक आधा आदमी हमेशा बीमार पड़ता है, फिर उसके कारण भी एक दूसरे के संबंधों में थोड़ी खटास आती है, या सेक्स बराबर नहीं होगा, या वो आदमी की सेवा शुश्रूषा करने में ही दूसरे पार्टनर का दिन निकल जाएगा तो उसके मन में इच्छा भी नहीं रहेगी। ऐसे बहुत सारे ये हो सकते हैं। वो थोड़ा सा दुखी रहेगा, डिप्रेस रहेगा, क्योंकि हमको मालूम है घर में कोई भी बीमार रहा तो हम खुश तो नहीं रहते, हमें भी दुख होता है। भले ही उसका दर्द नहीं बांट सकते लेकिन दुखी तो हम भी होते हैं। तो इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, जिम में जाना, घर में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अलग अलग योगा कर सकते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो स्वास्थ्य को नकार के या स्वास्थ्य को निग्लेक्ट करके हम बाकी कुछ नहीं कर सकते। वैवाहिक जीवन हो या काम जीवन हो या खुद का अकेले का जीवन हो, उसमें स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है और स्वास्थ्य के लिए
फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, है ना, कसरत, वो ज़रूरी है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग बड़े खेतों में काम करते थे, सब शारीरिक काम करना पड़ता था। कहाँ जाने के लिए साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। बाद में साइकिल आई, उसके बाद में स्कूटर आई, 2 व्हीलर आया, 4 व्हीलर आ गए। हम बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे कमाने वाले लोग हैं वो एसी में बैठते हैं, बैठा जॉब करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उनके लिए तो स्वास्थ्य बहुत अहम है। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ में आहार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका आहार संतुलित होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तेज मसालेदार ये नहीं खाना चाहिए। संतुलित आहार होना चाहिए। शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये बहुत सारी जो बुरी आदतें हैं वो बंद होना चाहिए, वो कम होना चाहिए या बंद होना चाहिए, तो उससे स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सिगरेट, तंबाकू और शराब ये सैकड़ों रोगों की जननी है, सैकड़ों रोगों के जनक है ये तीनों पदार्थ। लेकिन वो पदार्थ बड़े कॉमन हो गए आजकल। अल्कोहल लेना शिष्टाचार बनते जा रहा है। पहले हम बोलते थे चाय ये सोशल ड्रिंक है, अभी अल्कोहल सोशल ड्रिंक बनते जा रहा है, तो बड़ी चिंता की बात है। तो स्वास्थ्य में ये भी इंक्लूड होना चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं और मैंने उसमें देखा कि 99 के 100% महिलाओं को अपने पति का दारू पीना कभी अच्छा ही नहीं लगता। तो हम हमेशा बोलते हैं, मेरे यहाँ जब कोई मर्द आता है बोलता है सब खाना खाने में क्या खाना है, तब मैं उसको बोलता हूँ कि जब तक शादीशुदा नहीं हो तब तक जो माँ बनाती है घर में वो खाना आपके लिए उचित है। शादीशुदा हो गई, जो बीवी बना रही है वो भी खाना उचित है। क्योंकि अपने घर में सदियों से जो खाना चलते आ रहा है, जो हमारे लिए आवश्यक था और फ़ायदेमंद था, वो अपने घरों में ही बनता है। होटल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर चेंज जाना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। तो एक्सरसाइजेस के अलावा खुद की आहार शैली भी अपनी अच्छी होना चाहिए, तो उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके बाद में हमने बोला था कि मैंने बोलते बोलते संवाद में बोला था पिछले बार कि संवाद के लिए 3 एटीट्यूड जरूरी होते हैं। पहला होता है पहला होता है एम्पैथी, दूसरा रिस्पेक्ट और तीसरा जेन्युइननेस। जेन्युइननेस है ना सच्चाई। तुम सच रहना चाहिए, जो भी तुम अंदर से हो वो तुमने अपने पति पत्नी ने अपने मन के भाव एक दूसरे के सामने प्रकट करना चाहिए और दोनों ने वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए, जब तक वो एक दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है या उसके एक दूसरे से उसके कारण कोई खतरा नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। पर जेन्युइननेस नहीं रहता है। बहुत बार लोग झूठ बोलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलती है, उसमें बहुत सारे बार तो इकोनॉमिक लेवल पे जब एक दूसरे के साथ किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो बहुत सारे स्त्री पुरुष अपने पति पत्नी को बताते ही नहीं है कि मैंने इसको पैसे दिए, मैंने उसको पैसे दिए। ऐसा बहुत बार होता है कि उसमें एक आधे कुछ दुर्घटना में किसी की कोई नहीं रहता है, तो उसके क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब होता क्या है कि उसने किसी से उधार लिए तो मालूम पड़ जाता है कि जिससे उधार लिए वो खुद पहुंच जाता है, और उसने किसी को उधार दिए होंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो एक तो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिख के रखना, ये आदत लगानी चाहिए, और उसके साथ साथ में अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने वैवाहिक जीवन साथी को भी बताना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, दोनों मियाँ बीवी सर्विस करने लग गए या कमाने लग गए, कोई काम धंधा करता है, कोई बिजनेस करते हैं, फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, मोटर इंश्योरेंस, बाकी इंश्योरेंसेस, तुम्हारे अलग अलग अकाउंट्स रहते हैं, उसमें नॉमिनेशंस, ये सब चीज़ें मालूम रहना चाहिए। किसी का प्राइवेट प्रोविडेंट फंड है, किसी का जीपीएफ है, किसी की सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, म्यूचुअल फंड्स में है, कोई शेयर बाज़ार में हिस्सा लेता है, उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसके बारे में एक दूसरे को जानकारी देते रहिए। नहीं तो आपके पास बहुत पैसा है लेकिन कुछ गलत हो गया आपके साथ में, तो आपके पति या पत्नी को मालूम ही नहीं रहेगा कि आपके पास पैसा भी है या नहीं। तो नेवर हाइड योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विथ योर मैरिड पार्टनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। उसके साथ साथ में हमेशा सच बोलिए, नहीं तो सिर्फ झूठी तारीफ करना, मन में अच्छा नहीं लगना, ये नहीं होना चाहिए। तारीफ करते समय आप झूठी तारीफ मत करो, लेकिन ब्लेम करते समय सौम्य रहो, हमने बताया है। लेकिन झूठा प्यार या झूठी तारीफ भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो सामने वाले को लगता है आप तारीफ कर रहे हो और एक आध दिन आपने सही बोल दिया, सच बोल दिया, तो उसको उसका बुरा लग सकता है। तो इसलिए जेन्युइननेस रखो। सिर्फ जेन्युइननेस में हम हमेशा ये बोलते हैं कि सच्चाई उस हद तक ही बोलना चाहिए
जिससे सामने वाले का फ़ायदा है, जिसको बोलते फैसिलिटेटिव जेन्युइननेस, कि मैं बोलूँगा नहीं आप तो ख़राब हो, तो वो फ़ायदे वाला नहीं होगा, आपका और मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। मुझे ख़राब भी लगता है तो मैंने आपको थोड़ा सा, सर ये ऐसा ऐसा करेंगे तो आप अच्छा लगोगे या आप अच्छे लगेंगे सब लोगों को, ऐसा अगर मैंने बोला तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए फैसिलिटेटिव जेन्युइननेस होना चाहिए कि सामने वाले का हमको फ़ायदा करना है, सामने वाले से हमारे रिश्ते हमको अच्छे मजबूत करना है। तो हमारा जेन्युइननेस जो है, हमारी सच्चाई भी है, वो उसी हद तक रहनी चाहिए, उसी लिमिट तक रहनी चाहिए जिसके सामने वाले का और सामने वाले का हमारे साथ में रिलेशन अच्छा बना रहे। ये पति पत्नियों ने एक दूसरे के साथ करना शुरू किया तो अपने आप वो आपके अदर रिलेशंस में भी शुरू करोगे, आपके बच्चों के साथ भी शुरू करोगे, बच्चे को भी आदतें लग जाएगी, तो हमारी आगे की पीढ़ी भी अच्छी बनेगी। सामने वालों को समझने की, सच बोलने की, उनको भी आदत लग जाएगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये हो गया सत्य। अब तीसरा, अब चौथा, सॉरी पांचवा इम्पॉर्टेंट जो ये है सूत्र है या पांचवी आदत जो है वो है समय। अब आजकल क्या हो गया है कि सब लोग काम में लग जाते हैं। मेट्रोज़ में तो नागपुर में हमारे इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम सवेरे 10 बजे गए तो शाम को 10 बजे तक आ जाएंगे, पर आप या शाम को 6 बजे तक भी आ जाएंगे। लेकिन आप मुंबई, दिल्ली, मद्रास या चेन्नई, कोलकाता, इन शहरों का देखेंगे तो यहाँ सवेरे गया हुआ आदमी एकदम रात को ही लौटता है। बम्बई के बारे में तो पहले ऐसा भी बोलते थे कि बच्चे अपने पिताजी को संडे को ही देखते थे, क्योंकि बाकी दिन तो वो देखते ही नहीं थे। सब वो उठने के पहले पिताजी काम को चले जाते थे और वो जब आते थे तो बच्चे सो जाते थे। तो ऐसा जो लड़कों के साथ में होता है, बच्चों के साथ में होता है, वैसा पति पत्नियों के साथ भी होता है कि समय देना ही नहीं होता। अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं है कि 7 दिन में 1 दिन देना है तो संडे को देंगे, उसके साथ में बैठेंगे, कहाँ जाएंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। समय में सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के साथ में आप रह रहे तब आप अच्छी बातें कर रहे हो, खुशी से बात कर रहे हो, ये भी होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा हमने बांट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में दोनों मियाँ बीवी जा सकते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, जिम में जाना है दोनों मियाँ बीवी जा सकते हैं जिम में, दोनों आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, क्वालिटी टाइम बिताइए। खाना खाने के शाम को सब साथ में रहे, क्वालिटी टाइम बिताइए एक दूसरे के साथ में। कभी कभी अपनी वित्तीय स्थिति का अंदाज़ा लेके कहाँ घूमने जाइए। घूमने जाना है फॉरेन में जाना ऐसा नहीं है, या कोई हिल स्टेशन पे जाना ऐसी नहीं, नज़दीक पास किसी के घर जा सकते हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हो, आजू बाजू के कोई गांव जा सकते हो, कोई मंदिर जा सकते हो, आपका जो कुल देवत होता है उसके यहाँ जा सकते हो। उतना टाइम आप साथ में बिताते हो। तो जब भी आप साथ में रहते हो उसको क्वालिटेटिव होना चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम साथ में जाते हैं लेकिन एक दूसरे का झगड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, उसी में 2-4 दिन चल जाते, वो जाना बेकार व्यर्थ हो जाता है। तो समय भी देना एक दूसरे के लिए, क्वालिटी समय देना चाहिए। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं साथ में व्यायाम करिए, साथ में फिजिकल एक्सरसाइज करिए, साथ में खाना खाइए, साथ में घूमने जाइए, वीकेंड मनाइए। जो आपकी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, उस हिसाब से आप अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ में समय बिता सकते हो। और समय बिताते समय एक ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली बातें इनकी चर्चा नहीं होना चाहिए, तो समय अच्छा बीतेगा। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है जो संभोग लास्ट, ये 6वीं अपनी जो आदत है वो है स्पर्श। अब स्पर्श ये पति पत्नी के बीच का जब भी किसी के दिमाग में आता है तो उनको लगता है शायद ये सेक्स या सेक्सुअल टच ही है ना। उनको लगता है कि स्पर्श कब करना चाहिए पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ, जब उनका मूड हो सेक्स करने का, और उनकी बेडरूम में ही वो एक दूसरे से स्पर्श। पर मैं जो ये स्पर्श बोल रहा हूँ ये मैं कामुक स्पर्श या सेक्सुअल टच नहीं बोल रहा, मैं नॉन सेक्सुअल या अकामुक सहज स्पर्श है ना, कैजुअल टचिंग हम नहीं करते। मैं घर में बैठूंगा, मेरे बच्चे के गले में हाथ डाल के बैठूंगा, लड़की के गले में हाथ डाल के बैठूंगा, पर क्या हम अपने ड्राइंग हॉल में अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के बैठते हैं? नहीं बैठते, जबकि कोई गलत नहीं है, ये सहज स्पर्श है, इसके करने में कोई बुराई नहीं है। पर हमें स्पर्श ये सिर्फ कामुक ही होता है, ये इतना दिमाग में रहता है हमारे कि हम बाकी सहज स्पर्श करते ही नहीं। स्पर्श के बारे में मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ
वो विक्स के एडवर्टीजमेंट का जो पिछले 1-2 एपिसोड पहले भी मैंने दिया था, कि उसमें दिखाते हैं कि माँ जब बच्चे के छाती पे वो विक्स लगाती है तो उसके स्पर्श से भी अच्छा लगता है। हम एक दूसरे को जब ग्रीटिंग करते हैं तो शेक हैंड करते हैं। हमारे समाज में हम राम राम या नमस्कार करते थे, तो थोड़े से हम रिस्ट्रिक्टिव थे, थोड़े हम खुद को बचा के चलते हैं। बट ये स्पर्श पति पत्नी ने करना चाहिए। एक दूसरे के समाज के बाहर के लोगों के साथ में आपने राम राम किया, नमस्कार किया, चलेगा, बट पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ में स्पर्श करते रहना चाहिए। क्योंकि आप बाहर जब अकामुक स्पर्श, सहज स्पर्श जब करते तो आप जाके बेडरूम में जब आपका संभोग होगा पति पत्नी का, तब आप वो कामुक स्पर्श भी अच्छी तरह से करेंगे। और पिछले बार हमने देखा था कि अपने बॉडी में बहुत सारे इरोजेनस जोन्स होते हैं। स्किन अपनी काफ़ी संवेदनशील होती है, तो कुछ कुछ जैसे ओठ हो गए, होठ हो गए, कान हो गए, अपनी गर्दन हो गई, पीठ का भाग, वक्ष, थाइज, पीछे का भाग, कुल्लों का भाग, ये सब इरोजेनस जोन्स में आता है। तो इनको भी स्पर्श जब सेक्स होगा तब ये अंगों को भी एक दूसरे के स्पर्श करने से सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये बढ़ सकती है। तो ये सब 6 के 6 सूत्र हमने जब ध्यान में रखते हैं कि बढ़िया स्वभाव, एक दूसरे को आप एक दूसरे का स्वभाव समझ रहे हैं, उसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सेम नहीं रह सकते लेकिन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में संवाद अच्छा कर रहे हैं आप, है ना, आप एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे को समय दे रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, कामुक अकामुक स्पर्श भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जब भी आपका संबंध होगा, शारीरिक संबंध होगा, सेक्स होगा, संभोग होगा, तब उसका जो आनंद रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इट्स नॉट क्वांटिटी, कितनी बार सेक्स हो रहा है इम्पॉर्टेंट नहीं, सेक्स में दोनों पति पत्नी खुश हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि ये सुखी सामूहिक सांसारिक जीवन जो है हमारा, उसमें ये 7 सूत्रों का हमने पालन करना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत सारे लेवल पे हम खुद को डायग्नोस कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों ने ये साथ लिए, और ये इसमें क्या क्या है अगर खुद नहीं जाना तो दे कैन डायग्नोस देमसेल्व्स। सेल्फ डायग्नोस्टिक है ये कि हमारा स्वभाव, संवाद, स्वास्थ्य, सत्य, समय, स्पर्श और संभोग, ये 7 पैरामीटर्स में हम एक दूसरे को कैसे मैच करते हैं, ये देखना अगर किया तो आधे से क्या मतलब बोलता 80% पति पत्नी खुद का डायग्नोसिस खुद ही करेंगे। और कोई सेक्स प्रॉब्लम्स रहते तब आपको जाके डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। लेकिन आखिरी एक चेतावनी सबको है कि ये सामान्य लेवल पे ये सब 7 सूत्र हम बताते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारपीट होती है, वायलेंस होता है, तब ये 7 सूत्र कोई काम के नहीं है। इसलिए नो वायलेंस के बाद में ही ये 7 सूत्रों का काम, ये 7 सूत्र उपयोगी हो सकते हैं। और अगर इसमें भी आराम नहीं हुआ तो जिनके झगड़े होते ज़्यादा है, उन्होंने वैवाहिक समुपदेशक जो होते हैं, मैरिज काउंसलर जो होते हैं, उनको दिखाना चाहिए, या फिर जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उन्होंने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो ये थी हमारी 7 सूत्रे सुखी संसार की, या 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। नमस्कार।